हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। नियो फ्रॉइडियन थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कैरन हॉर्नी से शुरू करेंगे। कैरन हॉर्नी ने जो बात करी थी अपनी थ्योरी में, वो न्यूरोसिस के ऊपर बात करी थी। न्यूरोसिस मतलब कि जो फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबलनेस और जो हमें एंजाइटी एक तरीके से जो होती है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, उसको न्यूरोसिस कहते हैं। तो इन्होंने कहा था कि न्यूरोसिस जो होता है वो मतलब इनका जो फोकस था थ्योरी में वो ये था कि जो हमारी लाइफ में न्यूरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी लाइफ को अनबियरेबल बना देती है, और इसके कुछ इन्होंने रीजंस भी बताए थे। तो अकॉर्डिंग टू हॉर्नी, पेरेंटल डिफरेंस कॉजेज एडल्ट न्यूरोसिस। पेरेंटल डिफरेंस मतलब पेरेंट्स के साथ अगर डिफरेंस है पेरेंट की थिंकिंग और चाइल्ड की थिंकिंग में, या उनके रिलेशनशिप में हारमनी नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है पेरेंट चाइल्ड का, तो न्यूरोसिस होता है। न्यूरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि चाइल्ड की परसेप्शन किस तरह की है, उसे क्या लगता है कि उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्या उसे ऐसे लगता है कि लैक ऑफ वार्मथ है, या अफेक्शन, पेरेंट की अफेक्शन में कोई कमी है, या पेरेंट उसका फन करते हैं उसकी थिंकिंग का, या उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं अगर उसकी बच्चे की परसेप्शन में ये है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। तो उनका जो कैरन हॉर्नी का अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था उसके बेस में उन्होंने 10 पैटर्न्स ऑफ न्यूरोटिक नीड्स क्रिएट किए थे, और इनको 3 ब्रॉड कोपिंग स्ट्रैटेजीज में डिवाइड कर दिया था। तो पहली स्ट्रैटेजी जैसे ये कह रहे हैं कि कंप्लायंस होती है। जैसे कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, किसी की बात मान जाना, सुन लेना, कंप्लाई करना। तो ऑल्सो नोन एज मूविंग टूवर्ड दिस स्ट्रैटेजी और सेल्फ एफिसिंग सोल्यूशन। तो मोस्ट चिल्ड्रन फेसिंग पेरेंटल इंडिफरेंस यूज दिस स्ट्रैटेजी। क्या करते हैं वो बच्चे जिनको फील हो रहा है ऐसा कि उनका रिलेशन पेरेंट के साथ अच्छा नहीं है, या उनको अंदर से कुछ इनडिफरेंस फील होता है, तो एक होता है उनके अंदर फियर ऑफ हेल्पलेसनेस एंड अबैंडनमेंट कि मुझे छोड़ देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिक एंजाइटी उनके अंदर रहती है। सच पर्सन रिस्ट्रिक्ट देयर लाइफ इनटू नैरो बॉर्डर्स, इंक्लूडिंग अनडिमांडिंग, सेटिस्फाइड विद लिटिल, वेरी इनकॉन्स्पिक्वस। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कंप्लायंस की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बात मानना, कुछ डिमांड ना करना, सेटिस्फाइड विद लिटिल, कम में सेटिस्फाइड होना, और बहुत ही अन इन कॉन्स्पिक्वस। क्या होता है, जैसे बहुत दिखावा करना किसी चीज़ का, या बहुत डिमांडिंग होना। और ये लोग होते हैं जो कंप्लाई कर जाते हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमें अबैंडन कर दिया जाएगा। तो ये पहली स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने बोला है कि जो यूज़ करते हैं बच्चे, वो करते हैं एग्रेशन, कि अगेंस्ट हो जाना अपने पेरेंट्स के। तो रिएक्शन उनका पेरेंटल डिफरेंस का क्या होता है, एंगर होता है, हॉस्टिलिटी होती है, वायलेंट हो जाते हैं। उनके अंदर नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है, नीड फॉर कंट्रोल ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो वायलेंस का यूज़ करते हैं और एग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया उसके उल्टा कंप्लायंस के। तो दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई एग्रेशन। फाइनल स्ट्रैटेजी है विड्रॉल। तो ऑफन लेबल द मूविंग अवे। विड्रॉल मतलब फिर फाइनली वो अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ना एग्रेशन रहता है ना कंप्लायंस रहता है। चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लेते हैं एंड इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। तो फाइनली वो वहाँ से अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। While it is human for everyone to have these needs to some extent, the neurotics need is much more intense. तो मतलब हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ फीलिंग कभी कभी आती है, बट एक न्यूरोटिक पर्सन में ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होती है। हॉर्नीज आइडिया ऑफ न्यूरोटिक नीड्स मिरर दोज ऑफ एडलर्स इन मैनी वेज। अभी कह रहे हैं कि जो हॉर्नी के न्यूरोटिक नीड के जो आइडियाज़ है ना, वो एल्फ्रेड एडलर के आइडियाज से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो इनको इसीलिए नियो फ्रॉइडियंस और सोशल साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोशल रिलेशन के बारे में बात ज़्यादा कर रहे हैं। एडलर ने क्या कहा था कि ह्यूमंस के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही हॉर्नी कहते हैं कि हमारे अंदर न्यूरोटिक फीलिंग्स होती हैं, बेसिक एंजाइटी होती है। हॉर्नी रीफॉर्मुलेटेड फ्रॉइडियन थॉट एंड प्रेजेंटेड होलिस्टिक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव।
मतलब ये नियो फ्रॉइडियंस के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो कैरन हॉर्नी हो या एल्फ्रेड एडलर हो या कार्ल यूंग हो, कि फ्रॉइड के थॉट को थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके मॉडिफाई करके ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा, ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, बीइंग अ ह्यूमन, और कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। Horney believe that the self is the core of one's being and their potential। तो मतलब सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है नियो फ्रॉइडियन थ्योरीज में। फिर कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच में क्या है, यहाँ पे जो दो नाम हम पढ़ेंगे, एल्बर्ट एलिस और एरन बेक का, ये किसको फोकस कर रहे हैं, किसके ऊपर बात ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए। मतलब हम रैशनली सोचते हैं या इरेशनली सोचते हैं, या गलत तरीके से सोचते हैं, या कोई एरर करते हैं सोचने में, हमारी थिंकिंग में कोई एरर हो जाती है, फॉल्टी थिंकिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो ये कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहले एरन बेक की थ्योरी है। Beck was trained in psychoanalysis, but he did not get support for Freud's theory of depression. He found that basic problem in depression is faulty cognitive processing। तो ये कह रहे हैं कि जो डिप्रेशन होता है ना, वो चाइल्डहुड, जो फ्रॉइड कहते थे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है या अनकॉन्शियस थॉट्स है, वो नहीं है। ये कह रहे हैं हमारे कॉन्शियस थॉट्स है और फॉल्टी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, जो हम इस टाइम पे नेगेटिव हमारी बिलीव्स हैं या नेगेटिव थिंकिंग है हमारी, जिसमें ये कहते हैं कि नेगेटिव बिलीव टुवर्ड्स सेल्फ, अपनी तरफ नेगेटिव बिलीफ, वर्ल्ड की तरफ नेगेटिव बिलीफ, और फ्यूचर की तरफ नेगेटिव बिलीफ। नेगेटिव ट्रायड नाम दे दिया इसको। ट्रायड मतलब तीन चीज़ें हो गई ना, सेल्फ, वर्ल्ड और फ्यूचर। तो इसकी वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अब इसका रीज़न ढूंढना ज़रूरी है कि क्यों है नेगेटिव थॉट। तो ये मॉडल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पूरा, कि नेगेटिव ट्रायड है नेगेटिव स्कीमा की वजह से या नेगेटिव बिलीफ की वजह से। नेगेटिव बिलीफ या गलत बिलीफ क्या होता है कि हम, जैसे कोई अगर ये मानता है कि उसे परफेक्ट होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता, बट उसकी बिलीफ ये है कि उसे 100% परफेक्ट होना है। अब वो बिलीफ ही अगर रॉन्ग है, एजम्पशन ही रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे। तो वो किस तरीके से वो एरर्स हो रही हैं, वो कैसे इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं, उसके बारे में जानना होता है। स्कीमा इज अ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इन अ पर्टिकुलर वे। तो जैसे इनके मॉडल में यहाँ स्कीमा लिखा हुआ है ना, नेगेटिव स्कीमा और बिलीव्स, तो ये क्या होते हैं, ये पैटर्न्स ऑफ थॉट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई शुड बी परफेक्ट, इफ आई मेक अ मिस्टेक इट इंडिकेट्स दैट आई एम, मतलब अगर कोई ये मानता है कि मुझे परफेक्ट होना है, अगर मैंने गलती करी तो मतलब मैं कभी सक्सेसफुली नहीं हो पाऊंगा। तो इस तरीके से स्कीमा बना हुआ है किसी के अंदर, वो ये चीज़ को मानता है कि ये ज़रूरी है मुझे परफेक्ट होना। तो ये एक तरह से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन उसके माइंड में ये कॉग्निटिव फॉल्टी थिंकिंग है, डिस्टॉर्शन है। देयर आर 6 टाइप ऑफ कॉग्निटिव एरर। अब 6 एरर्स हैं कॉग्निटिव जो इन्होंने यहाँ डिस्कस करी हैं, जो हम अभी कर लेते हैं डिटेल में। जैसे सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, हियर द पर्सन फोकसेज ओनली ऑन सर्टेन डिटेल्स एंड इग्नोर द अदर डिटेल्स। तो सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें छोड़ देना है। सपोज अ मदर अरेंजेस अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर सन एंड द सन इज नॉट हैप्पी, द एरर विल बी दैट द सन विल इग्नोर द फैक्ट दैट द मदर टेकन एफर्ट्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, किसी की मदर ने उनके सन के लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, बट सन इज नॉट हैप्पी, वो फिर भी खुश नहीं है उससे। एरर क्या हो रही है कि वो इग्नोर कर रहा है इस फैक्ट को कि मदर के कितने एफर्ट लगे होंगे इस पार्टी को अरेंज करने में। बट वो इस चीज़ को फोकस करने की बजाय फोकस कहाँ कर रहा है कि उसके फ्रेंड्स नहीं आए हैं, या जिनको, उसके कुछ खास दोस्त है जिनको नहीं बुलाया है, उसकी वजह से वो खुश नहीं है। तो ये फोकस एक चीज़ पे कर रहा है, दूसरे पे नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। दूसरी जो एरर होती है वो होती है डिकोटोमस थिंकिंग, मतलब या तो गुड या बैड, बीच का सोचते ही नहीं है। तो आइदर आप सोचो ही लव्स मी और सोचो ही हेट्स मी, बीच का आप सोच ही नहीं रहे हो कि ठीक है ये भी तो हो सकता है कि वो केयरिंग है बट इतना टाइम नहीं दे सकता है, थोड़ा सा होता है ना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती है, कुछ चीज़ें आपको ग्रे में भी देखनी पड़ती है। तो वो
ज़रूरी होता है लाइफ में, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती है, हर चीज़ प्लस माइनस में नहीं हो सकती, बीच में भी कुछ चीज़ें आती हैं। तो डिकोटोमस थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर ओवर जनरलाइजेशन होता है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब छोटी सी चीज़ के पीछे आप पूरा उस चीज़ को अपनी लाइफ के ऊपर जनरलाइज कर दो। जैसे इफ़ यू मीट अ सिंगल फॉरनर एंड टर्न्स अराउंड टू बी, अगर आप किसी फॉरनर से मिलते हो और वो एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा रूड है, और आप ये बोलते हो कि सारे ही फॉरनर्स एरोगेंट होते हैं, तो वो ओवर जनरलाइजेशन है। मैग्निफिकेशन है कि छोटी सी चीज़ को बहुत ओवर एस्टिमेट करना है। तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होते हो और आप ये एस्टिमेट करते हो कि मैं बिल्कुल ही पास नहीं हो सकता, तो वो मैग्निफिकेशन है। मिनिमाइजेशन है कि किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना। तो इफ़ समवन डज 10 थिंग्स फॉर अस, फॉरगेट्स टू डू वन, वी फोकस ऑन द वन। ये तो बहुत ज़्यादा होता है कि किसी ने आपके साथ 10 बार ही बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक बार उसने आपको कुछ गलत कह दिया तो आप उसके साथ रिलेशन उस एक की वजह से ख़राब कर देते हो, तो दैट इज़ मिनिमाइजेशन। देन आर्बिटरी इन्फ्लुएंस, ड्राइंग कंक्लूजन्स दैट हैव नो एविडेंस, कुछ इस तरह की थिंकिंग होना जिसका कोई एविडेंस नहीं है। जैसे किसी को लगता है कि मैं अपनी कंट्री में बहुत अनसेफ हूँ या मेरा कोई दोस्त नहीं है, बिना किसी एविडेंस के। तो नेगेटिव ट्राइड क्या है, स्कीमा को अफेक्ट करता है, स्कीमा कॉग्निटिव एरर क्रिएट करता है, उसकी वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं। ये जैसे हमने ऊपर उस मॉडल में देखा था कि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव ट्राइड है, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में गलत सोचना है। उससे क्या होता है, आपका स्कीमा इफेक्ट होता है, उससे आप कॉग्निटिव एरर करते हो, इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, फिर अगेन वो आपके ये साइकिल चलता ही रहता है। द टेक्निक्स यूज फॉर दिस काउंसलिंग, अब काउंसलिंग में कैसे करते हैं, अगर इसमें काउंसलिंग देखा जाए तो कैसे होती है, पहले परसुएशन होती है। इन दिस क्लाइंट इज पुश्ड इन द डायरेक्शन टू थिंक विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट, मतलब क्लाइंट को उस डायरेक्शन में पुश किया जाता है जिस डायरेक्शन में वो ये सोचे कि उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या है। सजेशन दिया जाता है कि क्लाइंट अबाउट गोइंग इन अ पर्टिकुलर वे, कि वो इस डायरेक्शन में जाए और एक्सप्लोर करे नए नए ऑल्टरनेटिव्स को, कुछ अपनी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करे। इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जहाँ पे वो बोला जाता है कि अपनी एक्टिविटी को, डेली एक्टिविटी को शेड्यूल करो, उसका रिकॉर्ड रखो, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उस टाइम काउंसलर उसको देता है उसे फॉलो करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी कॉग्निटिव माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर रहे हैं, थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, उसके रैशनल थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, और वो क्लाइंट को अवेयर करवाते हैं कि क्यों कर रहे हैं ये, क्यों उसके थॉट्स इरेशनल हैं। फिर एल्बर्ट एलिस की जो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है वो भी इसी तरीके से काम करती है, कॉग्निटिव इमोशंस, कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस को ऊपर टारगेट करती है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ABC मॉडल, जिसको इन्होंने ABCE तक अब आ गया है, पहले ABC मॉडल, नाम इसका ABC मॉडल से ही है। तो A क्या है, नेगेटिव इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस है। एलिस व्यूड दैट व्हेन आफ्टर एनी इवेंट, इवेंट है A, कोई भी इवेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, नेगेटिव इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज आर एक्सपीरियंस, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज है। C, पर्सन थिंक दैट इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द, बट इन फैक्ट दीज कॉन्सिक्वेंसेज आर दे बिलीव, लेकिन वो इवेंट की वजह से कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो रहे हैं, जो पर्सन के बिलीफ है उसकी वजह से हो रहे हैं। अगर उसका बिलीफ ठीक होगा तो इवेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बिलीफ को इन्होंने बोला है B, इसलिए इसका नाम है ABC मॉडल। तो किसी इवेंट की वजह से अगर आपको बुरा लग रहा है, जिसको बोला है कॉन्सिक्वेंस, तो वो कह रहे हैं कि ये इवेंट आपका बुरा नहीं लगवा रहा है, ये आपकी खुद के बिलीव्स है। अगर आप उसको उस तरीके से ना देखो तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपका बिलीफ नेगेटिव है, इस वजह से आपको बुरा लग रहा है। तो इसको ABC मॉडल बोला गया है। अब इसको एग्जाम्पल से ये समझा रहे हैं, जैसे एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, A, मतलब A क्या है, आई वेंट फॉर जॉब इंटरव्यू एंड डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, जॉब इंटरव्यू के लिए गए, सेलेक्ट नहीं हुए, सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, कैसी इमोशंस आ रही हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, वर्थलेस फीलिंग, इरिटेशन, ये सब चीज़ें। बिलीफ क्या हो रहा है कि इरेशनल बिलीफ क्या है कि मैं रिजेक्शन नहीं झेल सकता,
मतलब मेरे को कभी जॉब नहीं मिलेगी और मैं कभी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ये रैशनल बिलीफ है जिसकी वजह से आपको नेगेटिव बिलीव्स आएंगे। रैशनल बिलीफ क्या है कि आई डोंट लाइक गेटिंग रिजेक्टेड, इट सीम्स डिफिकल्ट, आई शुड प्रिपेयर। अगर देखो कोई रैशनली सोचेगा तो वही सोचेगा कि ठीक है, अगर मैं रिजेक्ट हो भी गया हूँ तो अगली बार मुझे दोबारा से प्रिपेयर करके देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें इमोशंस कैसे आते हैं? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वर्थलेस फीलिंग आती है। अगर आपका बिलीफ ये वाला है, इररेशनल है, तो आपको इस तरह के इमोशंस आएंगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ रैशनल है तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन आप क्या करोगे? ट्राई करते रहोगे। फिर बिहेवियर कैसा होगा? अगर इररेशनल बिलीफ है, अनडिजायरेबल इमोशन है, तो बिहेवियर भी अनडिजायरेबल होगा, आप अगली बार जॉब का इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। लेकिन अगर रैशनल बिलीफ है, ट्राई करते जा रहे हो फिर से प्रिपेयर करने की, तो आप फिर से कंटिन्यू करोगे जॉब सर्च करना। तो मतलब ये आपस में एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सारी चीजें कहाँ पे आती हैं कि बिलीफ्स इरैशनल नहीं होने चाहिए। एलिस ने कहा था कि कुछ ऐसे इरैशनल बिलीव्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, मतलब सबको ऐसा लगता है। आई मस्ट बी लव्ड एंड अप्रूव्ड बाय एवरीवन, के हर कोई मुझे पसंद करे। आई शुड बी परफेक्ट एंड कॉम्पिटेंट, मुझे परफेक्ट होना चाहिए। इट इज ईजियर टू अवॉइड डिफिकल्टी, डिफिकल्टी अवॉइड करना ज़्यादा ईजियर रेदर देन फेस देम। तो ये यूनिवर्सल चीज़ है, सबको ऐसा लगता है। अनहैप्पीनेस सर्कमस्टांसिस की वजह से होती है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी यूनिवर्सल बिलीफ है जो इरैशनल है। डी इज दी इंटरवेंशन। अब ए बी सी के बाद डी आता है। डी क्या है? इंटरवेंशन है। काउंसलर क्या करेगा? डिबेट करेगा, डिस्कस करेगा, कन्फ्रंट करेगा, क्लाइंट को समझाएगा उसके बिलीफ लॉजिकल है कि लॉजिकल है। काउंसलर क्वेश्चन करेगा क्लाइंट को कि वाई कांट यू स्टैंड दिस रिजेक्शन, क्यों नहीं कर सकते रिजेक्शन एक्सेप्ट, सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। इन द बिगनिंग क्लाइंट गिव इरेशनल रीजन। क्लाइंट शुरू में क्या करता है? इरेशनल रीजन देता है। तो फिर क्लाइंट वो क्या करता है काउंसलर, कि मुझे एविडेंस दिखाओ, फिर कि मुझे बताओ कि आपका जो रीजन है कि ठीक है आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपका जो इरेशनल बिलीफ है उसका एविडेंस क्या है। और उससे क्या होता है? फिर धीरे धीरे क्लाइंट को समझ आने लगता है कि जो वो सोच रहा है वो फॉल्टी है। टू प्रैक्टिस रैशनल बिलीफ होमवर्क इज असाइन, होमवर्क दिया जाता है क्लाइंट को। The clients are helped for getting three insight. Behavior is not the result of past or circumstances. मतलब पहली चीज उसको क्या समझ में आती है? इंसाइट मतलब जो क्लाइंट को समझ में आता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे बिलीफ की वजह से है, सिचुएशन की वजह से नहीं है। अगर हमारा बिलीफ रैशनल है तो सिचुएशन कैसी भी हो हमारा बिहेवियर भी रैशनल रहेगा। अगर हमारा बिलीफ इरैशनल है तो हमारा बिहेवियर भी इरैशनल हो जाएगा। Although problem originated in the past, it is continued because of thinking in the same way. तो जो प्रॉब्लम पास्ट में हुई थी वो अभी तक क्यों चलती आ रही है? क्योंकि हमारी थिंकिंग इरेशनल अभी तक है, हम चेंज नहीं कर रहे अपनी थिंकिंग। थिंकिंग चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम भी चेंज हो जाएगी। और तीसरी चीज, एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस आर एसेंशियल फॉर चेंज। तो अगर चेंज लाना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये इंसाइट उसको समझ में आना चाहिए क्लाइंट को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ई का क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग बिलीफ। फिर धीरे धीरे जब बिलीफ चेंज होता है रैशनल से इरैशनल से रैशनल में, तो क्या चेंजेस आते हैं? इमोशन में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में आते हैं, कॉग्निशन में आते हैं। तो अब उसकी फीलिंग्स भी अप्रोप्रिएट हो जाती हैं, बिहेवियर भी डिजायरेबल हो जाता है और वो सोचता भी रैशनली है। तो ये ए बी सी के बाद डी ई। डी मतलब डिस्कशन डिबेट जो करता है काउंसलर, और ई मतलब जो उसका इफेक्ट होता है। तो ये ए बी सी डी ई हो जाता है एल्बर्ट एलिस के मॉडल में। तो ये यहाँ पे यूनिट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।